नमस्कार मित्रों, मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट की तरफ से आप सबको आज इस भारत देश के 73वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे वास्तव में गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं उस गणतंत्र दिवस के आशय क्या है। जैसे हम कहें कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय पर्वों के नाम बताइए, तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, जिसे हम लोग गांधी जयंती के अहिंसा दिवस के रूप में हम मनाने लगे हैं। ऐसे कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं। इन राष्ट्रीय पर्वों में हम लोग बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र क्यों कहा जाता है और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाने का क्या आशय है, हम हर साल मनाते हैं क्यों, हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही विदित है, गणतंत्र, हम इसे कहेंगे गण से आशय जनता और तंत्र का आशय एक पूरी तरह से शासन पद्धति से है जिसका तंत्र चले, ठीक है, जनता के शासन से। जैसे हम ये बात जानते हैं हम आप सब कि भारत से पहले विश्व का सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो सबसे पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। भारत की जनसंख्या सबसे अधिक है डेमोक्रेटिक कंडीशन में, तो भारत संसार का सबसे विशाल डेमोक्रेटिक देश है जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या गवर्न होती है इस शासन पद्धति से। अब इसको हम अगर वहां के पहले राष्ट्रपति थे जॉन अब्राहम ने एक परिभाषा दिया था डेमोक्रेसी का, जिसे हम डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को ही हम अगर डेमोक्रेसी अंग्रेजी में कहते हैं, तो डेमोक्रेसी की उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। उस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में ये बात आई है जॉन अब्राहम के द्वारा कि जब ऐसा शासन जो जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो और जनता के लिए शासन हो, गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, इस क्रम में हम लोग गणतंत्र को देखते हैं कि जनता की पूरी सहभागिता शासन तंत्र में हो, शासन तंत्र की नीतियों बनाने में हो और उनको गवर्न करने में भी हो। जब हम इसमें जिस भी देश का परसेंटेज, आज विश्व के करीब 215-16 देशों में ज्यादातर देश इस डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं, गणतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाए हुए हैं, तो उसके आधार पे हम लोग कहते हैं कि वास्तव में गणतंत्र में कुछ मूल्य है, कुछ अच्छाइयां हैं जिसको लोग अपना रहे हैं। तो आइए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में उन्हीं बातों को सीखते हैं कि कैसे क्रम से हमारे देश में गणतांत्रिक शासन प्रणाली आई और वो लागू हुई। आज हम लोग इस 72 साल के बाद भी कौन कौन से ऐसे गणतांत्रिक मूल्यों को अभी कमतर रूप में अपना पाए हैं और कौन से मूल्य हम अच्छे से अपना पाए हैं, उन्हीं की एक पर चर्चा करेंगे इस पे। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे कि भारत के शासन प्रणाली कैसे आगे बढ़ी। जैसे हम कहें ये 3 फेज में आगे बढ़ी। हम कॉलोनियल फेज कहते हैं, फिर कॉलोनियल फेज आगे बढ़कर डोमेनियन फेज में चेंज हुई और डोमेनियन फेज आगे बढ़कर संप्रभु राष्ट्र, या हम कहें कि यह सोवरेनिटी में चेंज हुई। सोवरेनिटी में चेंज हुई। अब हम इसी की चर्चा करें। सोवरेनिटी से आशय हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को संविधान अपना लिया गया, पूर्ण सोवरेनिटी आ गई। अब हम कहें कॉलोनियल फेज क्या है। कॉलोनियल फेज हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, राष्ट्रभक्तों द्वारा, जो कॉलोनी का मतलब पहले भारत एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी के रूप में थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ और भी लोग आए थे यूरोप से व्यापार करने, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, ये सब आपस में लड़े भी, लेकिन अंततः सफल कौन हुआ? अंग्रेज। और अंग्रेजों ने पूरे भारत पे
पहले बिजनेस किया, फिर उसके बाद उसको उस पर शासन भी करना शुरू कर दिया। आप लोग उसको इतिहास को जानते हैं कि प्लासी के युद्ध से फिर बक्सर के युद्ध से वो क्रमशः हम लोग अंग्रेजों के शासन प्रणाली के अंतर्गत आते गए। उस बक्सर के युद्ध के बाद तो पूरी तरह से एक तरह से शासन प्रणाली का पूरा जिम्मा ही आ गया अंग्रेजों के हाथ में। और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ, चाहे हम 1905 के स्वदेशी आंदोलन की बात करें, चाहे 1920 में असहयोग आंदोलन की बात करें, चाहे 1929 में हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग की बात करें, चाहे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, इस पूरे क्रम में इस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा डिमांड की जाती रही कि हमें ना कुछ दे सकिए तो डोमिनियन स्टेट का ही स्टेट की स्थिति दे दे। किंतु 1929 में रावी नदी के तट पे जब संकल्पना ली गई कि अब हम डोमिनियन स्टेट की डिमांड नहीं करेंगे, अब हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के, इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने ये बात रखी कि अब हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और उसी के क्रम में 1942 तक स्थितियां ऐसी बनी कि भारत छोड़ो आंदोलन का एक आंदोलन निकला। और उसी समय ऐसा भी रहा कि द्वितीय विश्व युद्ध भी 1939 से और 1945 के बीच में चला। तो इस पूरे 4 सालों में ब्रिटिश गवर्नमेंट उधर विश्व युद्ध से परेशान थी, इधर भारतीय जनमानस से, यहाँ के आंदोलनकारियों से परेशान थी। तो वो कह दिए कि हम 1948 तक इंडिया से चले जाएंगे। और वो इस बात की जब घोषणा किए तो भारत में 1946 में संविधान सभा का गठन हो गया, संविधान सभा। और ये संविधान सभा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद संविधान को निर्मित कर पाई और उसको 26 नवंबर 1949 को अपना लिया गया। अब 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया, उस स्थिति में कुछ ऐसे जैसे आर्टिकल सुरक्षा से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए, नागरिकता से जुड़े हुए कुछ ऐसे आर्टिकल उस समय लगा दिए गए और बाकी आर्टिकल को फॉलो अप करने के लिए 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया। अब इस फेज में हम लोग जब संविधान बन रहा था और भारत स्वतंत्र हो गया था 1947 को, ये 1947 से 1949 के फेज में जो समय चला मित्रों, यह ऐसा फेज चला कि डोमिनियन स्टेट की स्थिति आ गई थी भारत में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निर्मित भारत शासन अधिनियम 1935 का ज्यादातर नियम लागू होता था। भारतीय शासन जो स्वतंत्रता अधिनियम बना था ब्रिटेन में, उसके आधार पे इनको डिवाइड किया गया था। इनके इस डिवाइडेशन के क्रम में ऐसा चलता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो नियम थे वो लागू किए जाते थे। और जैसे 1947 से 15 अगस्त 1947 से 15 जून 1948 तक, 15 जून 1948 तक हम कहें तो वायसराय माउंटबेटन को ही बनाया गया। अब वायसराय और गवर्नर जनरल जो बनते थे, वायसराय वो होता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के भारत मंत्री के द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता था, वो भारत में गवर्नर जनरल बन जाता था। लेकिन जब भारत स्वतंत्रता मिल गई, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय वायसराय थे, उन्हीं को सबसे पहला स्वतंत्र भारत का बनाया गया गवर्नर जनरल। अब वो गवर्नर जनरल बने कब तक? 15 जून 1948 तक। और वो ऐसा था कि पहले से ही उन्हें अनुभव था और उनका रहना जरूरी था, इसलिए उनको बनाया गया। फिर उनके बाद राजगोपालाचारी को बनाया गया गवर्नर जनरल
15 जून 1948 से वो 25 जनवरी 1950 तक बनी रहे। 25 जनवरी 1950 तक बनी रहे। स्थितियां ऐसी थी कि हम लोग बात करें, ये दोनों फेजों में ये दोनों गवर्नर जनरल जैसे ही काम कर रहे थे वैसे ही काम किए। अब स्थिति ऐसी आई, संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया और इस अंगीकृत करने के बाद इसका इंतजार किया गया 26 जनवरी तक के लिए। इस फेज में जो शासन प्रणाली थी वो डोमिनियन कही जाती है। अब हम लोग आते हैं, जब 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हो गया। अब संविधान लागू होने का मतलब हम पूर्ण संप्रभु हो गए। अब हम उन बातों को लेके आगे चले जो गणतांत्रिक देश लेके चलते हैं। उसमें हम लोग बात करते हैं इस 26 जनवरी का इंतजार क्यों किए हम लोग। जैसे 26 नवंबर को ही हम क्यों ना ले लिए, संविधान लागू कर दिए। हम लोगों ने इंतजार इसलिए किया कि 1929 में जब लाहौर के अधिवेशन में तय किया गया था कि हम पूर्ण स्वराज को अब मांग करेंगे, और इन्होंने 30 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 से ये मनाने के लिए बाध्य हुए कि हम 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और इस 26 जनवरी को मनाते थे हर साल, और 1947 तक मनाए थे, उसके बाद भी मना रहे थे। तो वो उन्होंने जब यह दिवस नजदीक था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम उस दिवस को ही संविधान लागू करेंगे, इसलिए इस दिवस को का इंतजार किया गया। अब 26 जनवरी 1950 से हम लोग पूरी तरह से गणतांत्रिक देश के स्थिति में आ गए, और इस गणतांत्रिक देश की स्थिति में आ जाने के बाद मित्रों, अब हम बात करते हैं कि वास्तव में गणतंत्र होने का, संप्रभु होने का क्या आशय है। इस आशय से हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो वास्तव में गणतांत्रिक होने के लिए देश को, गणतांत्रिक देश होने के लिए कौन कौन से ऐसे मूल्य हैं जिसको देख के चलना पड़ता है। अब उसमें सबसे पहले बात अगर आती है तो जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो सीधे तौर पर जनता द्वारा चुना जाना होना चाहिए। सीधे तौर पर जनता द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही हेड ऑफ द स्टेट होगा। जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जिसे हम कहते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट है। अब उनका चुनाव कौन करते हैं? प्रत्येक राज्य की विधान सभाएं करती हैं, विधान परिषदें नहीं, विधान सभाएं करती हैं, और दोनों सदन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, और ये लोग ऑलरेडी जनता द्वारा चुने होते हैं। इसलिए ये अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है कि जनता द्वारा चुना हुआ ही व्यक्ति हेड ऑफ द स्टेट है। ठीक। अब दूसरा एक डिमांड ये होता है कि नो प्रिंसिपल क्लास, नो प्रिंसिपल क्लास की बात आती है। एक ये भी डेमोक्रेसी के लिए मानी जाती है कि जो भी व्यक्ति बहुत पहले प्रोमिनेंट रहे हैं उनको हम नहीं ऐसा करेंगे, उनको बहुत महत्ता नहीं देंगे, उनको भी हम समानता के भाव में ले आने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो डेमोक्रेसी का में ये भी ध्यान दिया जाता है। और फिर हम लोग बात करते हैं पब्लिक ऑफिसेज में। पब्लिक ऑफिसेज में चाहे वो कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका किसी भी क्षेत्र में हो, इन तीनों ऑफिसेज में हम क्या करेंगे? डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपनाएंगे, उसमें लागू करेंगे। कौन कौन से डेमोक्रेटिक वैल्यूज होते हैं, हम लोग उनको भी थोड़ा सा इसी समय देख लेते हैं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज में हम लोग देखते हैं इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। इन बातों को हम एक अच्छे गणतांत्रिक देश होने के नाते इन बातों को भी इन तीनों क्षेत्रों में लागू करने की बात करते हैं। ये तीनों क्षेत्र क्या हैं? कार्यपालिका, विधायिका एंड न्यायपालिका। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो हैं, इक्वलिटी का आशय समानता,
स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय। इन्हीं वैल्यूज को इन पब्लिक ऑफिसेस के तीनों सेक्टर पे, कार्यपालिका, विधायिका, विधायिका से लेजिस्लेचर से, लेजिस्लेटिव क्षेत्र, और न्यायपालिका, न्यायपालिका से आशय जस्टिस, जुडिशरी क्षेत्र से, इन तीनों क्षेत्रों पे हम इन मूल्यों को कैसे अपना रहे हैं, कैसे इसे बढ़ा रहे हैं, और इनको हम लोग देख के चलेंगे। तो इस गणतंत्र दिवस पे हम लोगों ने 72 साल बिता लिए अपने देश में। अब इनमें हम लोग इक्वलिटी की जब बात करते हैं, इक्वलिटी की बात हम यहाँ लेके चले तो कोई बड़ा आदमी नहीं है, हम सब किसी को प्रिंसिपल नहीं मानते, सबको समान मानते हैं, सबके लिए स्वतंत्रता की बात करते हैं, सबके लिए बंधुत्व की बात करते हैं, सबको समान न्याय की बात करते हैं। और इन मूल्यों को हम इन 13 सेक्टर्स पे कितना अच्छे से चला पाए। साथ में हम लोग महिलाओं को समाज में आगे कितना ले आ पाए, जो वंचित वर्ग थे उनको हम कितना आगे ले आ पाए, इन सारी बातों को हम देखते हैं या उन्हें लाने का प्रयास करते हैं। इस गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पे राष्ट्रपति के उद्गारों से ये बात निकल के आती है, और जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, उनके माध्यम से कैसे हम सबको इक्वल करते हैं, कैसे सबका मनोबल करते हैं, कैसे सबको समानता के भाव में लाने का प्रयास करते हैं, ये देखा जाता है। साथ में ही हम जो नए उठ रहे चुनौतियां होती हैं, जिसे हम इश्यूज एंड चैलेंजेस कहते हैं, जो वजह से हम कहें कि हम क्षेत्रवाद से परेशान हैं, हम जातिवाद से परेशान हैं, हम धर्मवाद से परेशान हैं, हम कास्टिसिज्म से परेशान हैं, हम जैसे कहते हैं कि इन सब तमाम तरह की कुछ चुनौतियों से जो परेशानी है, उसमें हम उनको कमतर करने का प्रयास करेंगे, उनसे लड़ेंगे, उनको डिमोनाइज करेंगे। जैसे कि हम इक्वलिटी का भाव, स्वतंत्रता का भाव, फ्रेटर्निटी, भाईचारे का भाव और सबकी समान न्याय की बात को हम लोग आगे ले आ पाए। तो इसी क्रम में हम आज अपनी बातों को यहीं कंप्लीट करते हैं कि हम लोग आने वाले समय में इन मूल्यों को अपनाएं और देश के लिए इनको आगे ले आने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दें। तो आज पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, नमस्कार।